नमस्ते। आज हमारा जो चैप्टर है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का। और पिछले जो हमने एक्ट पढ़े थे उनकी निरंतरता में ही ये हमारा चैप्टर है। इससे पहले हमने 1909 का जो एक्ट था वो एक्ट देखा था, और उस एक्ट की कमी के कारण ही जो भारतीय जो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादियों ने मांग की थी कि अंग्रेजी सरकार भारतीय प्रशासन के संदर्भ में कुछ नए सुधार करे। तो उस सुधार को लेकर आज जो हमारा जो चैप्टर है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो इससे पहले हमने जो मार्ले मिंटो सुधार पढ़ा था, और उसमें हमने ये देखा था कि मार्ले मिंटो सुधार की सबसे बड़ी जो कमी थी या उस एक्ट का जो नकारात्मक पक्ष था वो ये था कि भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी, और अंग्रेजी सरकार ने जो उदारवादी नेता थे उन उदारवादियों को अपनी ओर मिलाने के लिए तथा विभिन्न जो धर्मावलंबी थे उनको अपनी ओर मिलाने के लिए उस एक्ट को पारित किया था। लेकिन उस एक्ट के दूरगामी परिणाम हुए, और दूरगामी परिणाम ये हुआ कि अंततः भारत का विभाजन हुआ और भारत से जो पाकिस्तान है वो अलग हुआ था। तो आज हम ये देखेंगे कि 1919 का जो ये एक्ट था, या जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से जानते हैं, उसके लाने के क्या कारण थे, क्या क्या प्रावधान किया गया था, और इस एक्ट का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या था, सबल पक्ष क्या था, इस एक्ट की क्या कमियां थी, उसके बारे में हम विशद एवं चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। और ये जो एक्ट है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक्ट से चाहे वो किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या डेस्क्रिप्टिव है, जहां आपको ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है वो आपको अटेंड करने होते हैं, तो उसमें में ये एक्ट कई बार पूछा जाता है। तो काफी सारे जो प्रावधान है उस प्रावधान के अंतर्गत इस एक्ट में है वो शामिल किए गए थे। तो भारत शासन अधिनियम 1919, या इसको दूसरे नाम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। माइलस्टोन है अपने आप में। क्यों है? क्योंकि भारत में उत्तरदायी शासन या रेस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का जो प्रावधान है वो इस एक्ट के माध्यम से किया गया था। तो अब हम ये देखते हैं कि इस एक्ट को लाने के कारण क्या क्या थे, ऐसे कौन सी परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों ने अंग्रेजी सरकार को मजबूर किया कि वो भारतीय प्रशासन के संदर्भ में कुछ नए सुधार करे, कुछ नए प्रावधान लाए, और एक तरह से उत्तरदायी शासन की यहां से शुरुआत होती है, इस एक्ट के माध्यम से शुरुआत होती है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इसका जो नामकरण है वो नामकरण मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम पर किया गया है। ठीक है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है क्योंकि उस समय एडविन जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत सचिव थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत मंत्री थे, और भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसलिए इसको संक्षेप में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। और इसका लाने का सबसे बड़ा विजन था, उद्देश्य था कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो उत्तरदायी शासन का एक तरह से यहां पर पहला प्रयोग किया गया था, और जिसके लिए इस एक्ट में उत्तरदायी शासन या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का शब्द का स्पष्ट रूप से इस एक्ट में है वो प्रयोग किया गया था। अब क्या कारण थे इस एक्ट को अगर हम देखें तो लाने के लिए कई कारण थे। पहला कारण तो यही था
कि 1919 के एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे उस प्रावधान से कोई भी खुश नहीं था। न तो उदारवादी खुश थे, न अतिवादी खुश थे, कोई भी खुश नहीं था। भारतीय जनता भी खुश नहीं थी और वो ये चाहते थे कि अंग्रेजी सरकार एक और प्रशासन में सुधार लाने के लिए वो एक्ट लाए। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भी हमारे उपनिवेश है उनको आत्मनिर्णय की जो शक्ति है वो प्रदान करेंगे। उनकी जो स्थिति होगी वो डोमिनियन स्टेट के रूप में होगी। तो हमारे यहाँ पर जनता की अंग्रेजी सरकार से जो आशा है, वो जो अपेक्षाएं हैं वो बढ़ गई थी। और जब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान है जब 1909 में लाया गया था तो उदारवादी थे वो अंग्रेजों से नाराज हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो दयनीय हो गई थी। किसान और मजदूर वर्ग की जो हालत है वो खराब हो गई थी। तो एक तरह से सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। इधर होम रूल आंदोलन था जो तिलक तथा एनी बेसेंट के नेतृत्व में चलाया जा रहा था और इस आंदोलन ने जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने का कार्य किया। लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हो गया था और उस समझौते का जो दबाव है वो सीधा का सीधा अंग्रेजी सरकार के ऊपर पड़ा था। तुर्की का युद्ध था या बाल्कन का युद्ध था, तो उन युद्धों में क्या, उन युद्धों में अंग्रेजों ने मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो जो मुस्लिम समाज था, मुस्लिम समुदाय अंग्रेजी सरकार से नाराज हो गया था। तो ऐसे कई कारण थे। उन कारणों से अंग्रेजी सरकार इस बात को लेकर मजबूर हुई कि अब भारतीय प्रशासन में हमें एक और सुधार करना होगा। तो देखो क्या कारण थे। पहला कारण था ब्रिटिश सरकार उदारवादियों का मन जीतना चाहती थी। उदारवादी सरकार से नाराज थे। 1909 का जो एक्ट था, उस 9 के एक्ट ने भारत में एक तरह से सांप्रदायिक राजनीति के बीज है वो बो दिए थे और उसका जो परिणाम था वो परिणाम एक विभाजन रूपी वट वृक्ष के रूप में सामने आया था। दूसरा जैसे कारण था 1909 का अधिनियम भारतीय मांगों को स्वीकार करने का सच्चा प्रयास नहीं था। भारतीय जो मांगे थी उनको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। इसे उदारवादियों और मुसलमानों को सरकार की ओर मिलाने तथा सांप्रदायिक विष घोलने की चाल के रूप में देखा गया। यानी कि 9 का जो एक्ट था उस एक्ट को एक सुधार के रूप में कम लिया गया और ये देखा गया कि ये ब्रिटिश सरकार का एक प्रयास था कि किस प्रकार से जो यहां पर हिंदू मुस्लिम जो सहयोग था उस सहयोग को तोड़ा कैसे जाए, उस सहयोग को तोड़ा कैसे जाए और जो अतिवादी नेता थे और जो उदारवादी नेता थे उनके बीच की जो खाई को और कैसे गहरा किया जाए। तो वो उनकी एक चाल थी। तो इसलिए उस चाल को भारतीय जनता ने समझ लिया था। 1909 के एक्ट के बाद कई प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई थी। जैसे यूएसए और कनाडा में लाला हरदयाल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था जिसको हम गदर आंदोलन के नाम से जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का अपमान किया गया। कनाडा में भी कई नागरिकों को, जो दक्षिण अफ्रीका है वहां पर अपमान किया गया। कनाडा में कई नागरिकों को अधिकारों से वो वंचित कर दिया गया था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उस विश्व युद्ध में आत्मनिर्णय के अधिकार की आशा है। वो भारतीयों को अब लगने लगा था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के साथ जैसा व्यवहार के लिए अंग्रेज जाने जाते थे कि अंग्रेज लोकतांत्रिक संस्थाओं का, लोकतांत्रिक अधिकारों का समर्थन करते हैं, तो भारतीयों को यह लगा कि अब हमें हमारी शासन प्रणाली कैसी हो इसका निर्णय करने का अधिकार है वो मिल सकता है। तो एक तरह से आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर भारतीयों को कुछ
आशा की किरण है वो नजर आने लगी थी। नेक्स्ट कारण था कि होम रूल जो लीग थी उसके जो नेता थे एनी बिसेंट और तिलक, इनके विरुद्ध कार्रवाई सरकार ने की थी। और कार्रवाई करने के कारण जो भारत की जो जनता है या भारत के जो राजनीतिक नेताओं की जो पंक्ति थी वो अब अंग्रेजों से धीरे धीरे नाराज हो रही थी। तो अंग्रेज चाहते थे कि हम एक नया सुधार लाएंगे, भारतीय प्रशासन में सुधार करते हुए वो जो नाराजगी है उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे। 1916 में केंद्रीय विधान परिषद के सभी 19 चुने हुए सदस्यों ने राजनीतिक सुधारों की मांग की थी। जो केंद्रीय विधान परिषद के जो चुने हुए सदस्य थे उन्होंने ये मांग की थी कि अब भारत में कुछ राजनीतिक सुधार होने चाहिए। तुर्की और इटली का युद्ध हुआ था, बाल्कन युद्ध हुआ था। इसके कारण जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों से नाराज हो गए थे, क्योंकि एक तरफ यहां पर मुस्लिम थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। और जब मुस्लिम समुदाय की इस युद्ध में हार हुई तो अंग्रेजों के द्वारा उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था। तो अंग्रेजों से मुस्लिम समुदाय रुष्ट हो गया था, नाराज हो गया था। और अंग्रेजी सरकार यहां पर कुछ सुधार करते हुए उनको अब है वो मनाना चाहते थे। लखनऊ समझौता हुआ, यानी कि जो कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ में जो अभी मतभेद चल रहा था उसको लेकर है वो समझौता हुआ। और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की जो स्वशासन की जो मांग थी उस मांग का समर्थन किया कि मुस्लिम लीग ने यह कहा कि हम कांग्रेस की स्वशासन जो मांगने की जो मांग है उसका समर्थन करते हैं। और बदले में क्या हुआ, बदले में 1909 के एक्ट में जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो शुरुआत की गई थी उस शुरुआत को मुस्लिम लीग ने यह कहा था कि कांग्रेस स्वीकार करे और कांग्रेस ने स्वीकार किया। और कांग्रेस ने यह भी कहा कि अब हम इन प्रतिनिधिक संस्थाओं में मुस्लिम कम्युनिटी को और अधिक प्रतिनिधित्व देने की जो इनकी मांग है उनकी मांग का समर्थन करते हैं। तो जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने यह समझौता किया तो उस समझौते के कारण क्योंकि 1909 में कांग्रेस ने जो एक्ट था उस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह प्रयास किया था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य खाई बढ़े। ये दोनों जो संस्थाएं थी वो कभी एक मंच पर नहीं आए, वो कभी एक साथ नहीं हो। लेकिन जैसे ही लीग और कांग्रेस के मध्य 1916 में लखनऊ समझौता होता है तो सरकार के ऊपर इस बात का प्रेशर आता है कि अब हमें भारतीय प्रशासन में किसी न किसी प्रकार का सुधार है वो करना होगा। 1917 का जो मेसोपोटामिया अभियान था उसकी विफलता हुई और उस विफलता का कारण था भारत सरकार का कुप्रबंध। और भारत सरकार का कुप्रबंध था, भारत सरकार की यह योग्यता थी। और इस अयोग्यता के कारण भी या कुप्रबंध के कारण या तो पूरा का पूरा जो अभियान था उस अभियान की असफलता के कारण भी अंग्रेजी सरकार ने को ये लगा कि अब हमें एक और सुधार, एक और हमें कानून लाकर है वो भारतीय प्रशासन के संदर्भ में कुछ हमें अब परिवर्तन और है वो करने होंगे। कुछ अधिकार भारतीय प्रशासन के संदर्भ में यहाँ की जो चुनी हुई जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को प्रदान करने होंगे। इसलिए 1917 में जो हमारे भारत जो मंत्री थे मॉन्टेग्यू, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह घोषणा की थी कि भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली का धीरे धीरे अब विकास करना है और इसलिए अंग्रेजी सरकार प्रयास करेगी। और उस प्रयासों के तहत हमारे यहां पर जो ये एक्ट है उस एक्ट को है वो लाया गया था। अब हम देखते हैं, हमने पिछले जो एक्ट थे उन एक्ट में यह पढ़ा कि हर स्तर पर, गृह सरकार के स्तर पर, गवर्नर जनरल की स्थिति और शक्तियों के संदर्भ में या प्रांतों के संदर्भ में, विधान मंडलों के संदर्भ में, मताधिकार के संदर्भ में, प्रतिनिधि संस्थाओं के संदर्भ में किस किस प्रकार के परिवर्तन किए हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहां इस अधिनियम के कौन कौन से मुख्य प्रावधान थे। ठीक है, तो पहला था कि भारत सचिव और भारत परिषद प्रावधान किया गया
कि भारत सचिव का वेतन अब अंग्रेजी कोष से दिया जाएगा और भारत परिषद की जो सदस्य संख्या थी उसको भी निश्चित किया गया कि यह सदस्य संख्या 8 से 12 के बीच में होगी और भारत सचिव को वित्तीय और भारतीय सिविल सेवा के मामलों को छोड़कर भारतीय परिषद से परामर्श करना आवश्यक नहीं था। यानी कि केवल 2 मामलों में भारत सचिव को, कौन से 2 मामले थे, एक था वित्तीय और एक था भारतीय सिविल सेवा, केवल और केवल 2 मामलों में भारत सचिव को इस परिषद से विचार विमर्श करना था। बाकी किसी भी मामले में परिषद से उनको विचार विमर्श है वो नहीं करना था। भारत सचिव का भारतीय प्रशासन पर तो नियंत्रण था, लेकिन यहां पर जो विषयों का बंटवारा किया गया था, जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे, उसके संदर्भ में जो हस्तांतरित विषय मंत्रियों को सौंपे गए थे, जनता के चुने हुए जो लोकप्रिय मंत्री थे उनको सौंपे गए थे, उन पर थोड़ा सा नियंत्रण भारत सचिव का वो कम हो रहा था धीरे धीरे। अब केंद्रीय सरकार के स्तर पर क्या परिवर्तन हुआ था कि सबसे पहली बार विषयों का विभाजन किया गया था। आज हम जैसे देखते हैं कि हमारे यहां पे जो विषयों का विभाजन किया गया है कि संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है। तो 1919 का जो एक्ट था, 1919 के एक्ट के तहत अब केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची के रूप में विषयों का बंटवारा किया गया था। और अगर हम देखें तो भारत में यह पहला प्रयास था कि भारत अब संघात्मक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था या संघीय शासन प्रणाली वो शासन प्रणाली होती है जिसमें संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों के मध्य कर दिया जाता है। तो यहां पर भी 2 विषय थे, एक अब केंद्रीय सूची थी जिस पर केंद्रीय विधानमंडल को कानून का निर्माण करना था और दूसरी प्रांतीय सूची थी, उस पर कानून निर्माण का कार्य है वो प्रांतों के पास था। तो एक तरह से ये जो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है उसकी ओर एक कदम था। अब इस अधिनियम में उत्तरदायी सरकार को लेकर केंद्र के स्तर पर किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया था। प्रांतीय स्तर पर जरूर द्वैध शासन लाया गया था और एक तरह से उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई थी। और हालांकि पूर्णतः उत्तरदायी जो शासन है वो प्रांतों में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें लाया गया था और वहां पर प्रांतीय जो स्वशासन है उसको सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया। हालांकि वहां पर भी गवर्नर और गवर्नर जनरल को कुछ विशेष जो अधिकार है वो दिए गए थे। गवर्नर जनरल अपनी शक्तियों का जो मंत्रिमंडल थे उनकी मंत्रणा के बिना, उनके परामर्श के बिना भी प्रयोग कर सकता था। तो प्रांतों में यहां पर शुरुआत हुई थी, लेकिन केंद्र के स्तर पर ऐसा कोई भी प्रावधान है वो 1919 के इस एक्ट में वो नहीं किया गया था। अब वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, इस एक्ट के माध्यम से उसमें जो संख्या थी उस संख्या में भारतीयों की जो संख्या है वो बढ़ाकर 3 कर दी गई थी। अब टोटल सदस्य संख्या भारतीयों की इसमें 3 हो गई थी। गवर्नर जनरल की शक्तियों के संबंध में क्या था, गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ी, वह अनुदान मांगों में की गई कटौतियों का प्रत्यावर्तन कर सकता था। अगर जो विधान परिषदें थी उन्होंने अगर अनुदान मांगों में कोई कटौती की है, कोई प्रस्ताव लाया और वो प्रस्ताव पारित हो गया था, तो वापस उस कटौतियों को बहाल करने का जो अधिकार था वो अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। और गवर्नर तथा गवर्नर जनरल को कुछ स्वविवेकीय शक्तियां आरक्षित विषय की प्रदान की गई थी। आगे हम ये देखेंगे कि जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन के संदर्भ में विषयों का बंटवारा 2 रूपों में किया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषयों के संबंध में जिस पर गवर्नर जनरल और कार्यकारी पार्षदों का नियंत्रण था, तो वहां पर उस विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल को कुछ विशेष शक्तियां हैं वो प्रदान की गई थी। अब इस एक्ट के द्वारा
पहले हमने ये पढ़ा था कि जो विधानमंडल थे वो एक सदनीय थे, प्रांतों में भी और केंद्र में भी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ और केंद्रीय जो विधानमंडल था वो अब द्विसदनीय था, जो जिसमें राज्य परिषद, कई जगह राज्यसभा लिखा है लेकिन यहां पर इसका नाम राज्य परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा थी विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हम ये कह सकते हैं कि दो सदन थे, पहला था राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा जो सदन था वो था विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 1919 के एक्ट से जो केंद्रीय विधानमंडल था अब द्विसदनीय हो गया था। यह बहुत बड़ा परिवर्तन था क्योंकि अब तक 1919 के एक्ट तक जो केंद्रीय विधानमंडल था वो एक सदनीय था। राज्य जो परिषद थी उसमें कुल 60 सदस्य रखे गए, जिसमें 26 मनोनीत थे और 34 निर्वाचित थे। इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष रखा गया था। और अलेक्जेंडर जो मूडीमैन थे उनको राज्य परिषद का पहला अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया था। ये राज्य परिषद, ये ऊपरी सदन था, राज्य परिषद है ये उच्च सदन था, और जो निम्न सदन था उस जिसे हमने पहले नाम देखा था कि जिसका नाम लेजिस्लेटिव असेंबली था या विधानसभा था, उसमें कुल 145 सदस्य थे, जिसमें 41 मनोनीत थे और 104 निर्वाचित थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष था। तो राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था और विधानसभा के जो सदस्य थे उनका जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष था। और गवर्नर जनरल विधानसभा द्वारा अपने में से चुने गए सदस्य को विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता था। ठीक है, जैसे आज हम ये हमारी जो विधानसभा या जो हमारी संसद है, उस संसद के सदन है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, या राज्यों में विधानसभा हो या विधान परिषद हो, जैसे ही गठन होता है, गठन के बाद विधानसभा के द्वारा और लोकसभा या राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उपसभापति है या विधान परिषद के सभापति है, तो वो अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष, सभापति या स्पीकर के रूप में उनका चुनाव किया जाता है। लेकिन यहां पर क्या था, यहां था कि गवर्नर जनरल विधानसभा द्वारा अपने में से ही चुने गए सदस्य को विधानसभा का अध्यक्ष है वो नियुक्त करता था। ये गवर्नर जनरल के पास अधिकार थे। और 1919 के एक्ट के तहत केंद्रीय विधानसभा के पहले जो भारतीय थे वो जो 1925 में वो थे अध्यक्ष विठल भाई पटेल। ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया विठल भाई पटेल का कि पहले जो हमारी केंद्रीय विधानसभा थी उनके पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो विठल भाई पटेल थे। और अंतिम में जब हमारी जो संविधान सभा थी और संविधान सभा हमारी अंतरिम संसद के रूप में थी, तो उस समय की जो अध्यक्षता है वो जीवी मावलंकर के द्वारा की गई थी, क्योंकि संविधान सभा के 2 काम थे, एक संविधान का निर्माण करना और दूसरा अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य करना। तो अंतरिम संसद के जो अध्यक्ष थे वो उस समय जीडी मावलंकर थे। अब इस एक्ट में मतदाताओं की सीमित संख्या थी, यानी कि सभी व्यक्तियों को जो प्रतिनिधि थे उनको चुनने का अधिकार नहीं दिया गया था, राइट टू वोट सभी को नहीं था। तो विधानसभा के मतदाताओं की संख्या केवल 55 लाख थी, यानी कि कुल जनसंख्या का वो लगभग 2.3% भाग ही मताधिकार का प्रयोग कर सकता था। लेकिन अब कई बार क्या होता है, कई बार एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि भारत में महिलाओं को मताधिकार कौन से एक्ट के तहत दिया गया था। तो भारत में जो अधिकार दिया गया था महिलाओं को वो दिया गया था, अब देखो संपूर्ण जनता को तो मताधिकार नहीं था, सीमित था, केवल और केवल मतदाताओं की संख्या 55 लाख थी, उसमें भी संपूर्ण जनसंख्या का 2.3% भाग ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा था। तो महिलाओं को मताधिकार दिया गया लेकिन सीमित मात्रा में क्यों? क्योंकि मताधिकार के लिए योग्यता निर्धारित की गई थी, संपत्ति और शिक्षा, और उस योग्यता के दायरे में जो व्यक्ति आ रहा था उस व्यक्ति को ही मताधिकार का जो
मत देने का जो अधिकार है वो दिया गया था। तो स्वाभाविक है अगर सीमित संख्या में दिया गया था तो महिलाओं को भी ये सीमित संख्या में जो अधिकार है वो प्राप्त हुआ था। अब हमारा संविधान निर्माण हुआ था और संविधान निर्माण के समय संपूर्ण महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, अर्थात भारत में सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था की गई। लिंग के आधार पर मताधिकार के संदर्भ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया था। संविधान के निर्माण से ही सभी महिलाओं को मताधिकार मिला था। और अगर आप वैश्विक परिदृश्य को देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि हमारे यहां पे वैश्विक परिदृश्य में आप देखिए यूएसए में महिलाओं को अधिकार मिला था मताधिकार का, वो मिला था 1920 में। यूके में महिलाओं को मताधिकार मिला था 1928 में। और जिसे हम लोकतंत्र का घर कहते हैं स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला था 1971 में। तो आप देखिए, और यूएसए में तो संविधान का निर्माण भी तो 1789 के आसपास हो गया था। तो कितने वर्षों बाद महिलाओं को जाकर है वो मताधिकार मिला था, लगभग 130 साल बाद महिलाओं को मताधिकार मिला था। और जिसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के घर के नाम से जानते हैं, वहां पर भी स्विट्जरलैंड में महिलाओं को संविधान निर्माण के साथ ही जो राइट टू वोट है वो नहीं दिया गया था, बल्कि 1971 में वो राइट टू वोट मताधिकार प्रदान किया गया था। लेकिन भारत में हमारी संविधान सभा ने महिला और पुरुष बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को राजनीतिक सहभागिता प्रदान करते हुए राइट टू वोट या मताधिकार प्रदान किया था। तो यहां पर शुरुआत महिलाओं के मताधिकार की जो बात है वो 1919 से शुरू होती है। सर्वप्रथम भारत में अगर संवैधानिक विकास को देखें तो 1919 के एक्ट में महिलाओं को राइट टू वोट है वो दिया गया था। जो केंद्रीय विधानमंडल की जो शक्तियां थी वो शक्तियां बढ़ाई गई, केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां बढ़ाई गई थी, परंतु अभी भी बजट के 75% भाग पर मत प्रकट नहीं किया जा सकता था। केवल और केवल बजट का 25% भाग था, उस भाग पर ही विचार प्रकट किया जा सकता था, बहस की जा सकती थी। और सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था थी और जो वर्ग व्यवस्था थी, उस वर्ग व्यवस्था का भी इस एक्ट के माध्यम से विस्तार किया गया था। और इसका विस्तार करते हुए जो 1909 में जो ये शुरू किया गया था उसमें शामिल कर दिया गया था। किसको शामिल किया था? उसमें सिखों को शामिल कर दिया था, भारतीय ईसाइयों को उसमें शामिल किया गया, भारतीय ईसाइयों को शामिल किया गया, एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी के जो लोग थे उनको भी इसमें शामिल किया गया। और जो अन्य यूरोपीय थे उन यूरोपियों को भी एक अलग से प्रतिनिधित्व देने की जो प्रणाली है जिसकी शुरुआत 1909 के एक्ट से की गई थी, उस एक्ट को भी अब यहां पर क्या कर दिया था, यहां पर आगे है वो उसको और अधिक उसका फैलाव किया, विस्तार किया था। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें और भी कुछ इसके प्रावधान थे। 1919 का जो एक्ट था उसमें और भी प्रावधान थे। लोक सेवा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई थी। हालांकि ये जो लोक सेवा आयोग था ये आयोग स्थापित हुआ था आगे चलकर 1926 में। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना भी 1926 में की गई थी। लेकिन ध्यान रखना, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो स्थापना की गई थी 1935 के एक्ट के द्वारा। 1935 के एक्ट के द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के एक्ट के तहत की गई थी। और 1906 में ये लोक सेवा आयोग है वो अपने कार्य रूप में आता है। उससे पहले 1923 में एक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन का नाम था ली कमीशन। और ली कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि इन लोक सेवा आयोगों को कौन कौन से कार्य सौंपे जाए।
तो ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1926 का जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है वो स्थापित हुआ था। और इसी के साथ 1919 का जो एक्ट था, उस एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि हमें जो देशी राज्य है, जो प्रिंसली स्टेट है, उनके साथ सहयोग की नीति का विकास करना है। तो उनकी जो समस्याएं थी, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनको एक साझा मंच प्रदान करने के लिए एक नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी, जिसको अंग्रेजी में नाम दिया गया था चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, बीकानेर के महाराजा जो गंगा सिंह थे, वो इस नरेंद्र मंडल के जो पहले थे वो चांसलर थे। ये भी एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी और कौन से जो महाराजा थे इसके चांसलर थे। तो बीकानेर के महाराजा जो गंगा सिंह थे वो इसके चांसलर थे। ये 1919 में प्रावधान किया गया था, लेकिन इसकी जो स्थापना थी वो आगे चलकर 1921 में ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज है या नरेंद्र मंडल है वो अस्तित्व में आया था। अब इस एक्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, वो विशेषता थी प्रांतों में उत्तरदायी शासन को लेकर, और जिसको हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि 1773 के एक्ट में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना होती है, और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनका दोहरा शासन था। एक तरफ अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, और एक तरफ कंपनी का शासन था, दोहरा शासन था। लेकिन यहां पे ये जो दोहरा शासन है, इस दोहरे शासन से उत्तरदायी शासन की शुरुआत हो रही थी। तो प्रांतों में पहली बार जो द्वैध शासन है, जिसको डायरकी के नाम से जाना जाता है, और इस डायरकी के माध्यम से प्रांतों में पहली बार रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की है वो स्थापना की गई थी। एक ब्रिटिश विचारक थे जिनका नाम था लियोनेल कार्टिस। लियोनेल कार्टिस के विचारों का ही प्रभाव हमारे यहां पर द्वैध शासन के रूप में आया था। लियोनेल कार्टिस है वो क्या कहते हैं, वो प्रांतों को शक्तियां देने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा था कि कुछ विषय जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है, जो मंत्री है, उनको हस्तांतरित किए जाने चाहिए। तो लियोनेल कार्टिस के विचारों से प्रभावित होकर यहां पर जो द्वैध शासन है उसकी शुरुआत की गई थी। और जो लियोनेल कार्टिस है वो ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी संघवाद था उसकी वकालत करता था, यानी कि वो शक्तियों के बंटवारे के पक्ष में था। तो प्रांतीय जो विषय थे उन विषयों को दो भागों में बांटा गया था। एक था रिजर्व्ड सब्जेक्ट या आरक्षित विषय, और दूसरा था हस्तांतरित विषय या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर जनरल और उसके जो कार्यकारी पार्षद थे उसके माध्यम से गवर्नर जनरल शासन करता था। और जो विशेषता क्या थी, जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी इन विधान परिषद के प्रति नहीं थी। और दूसरा जो भाग था जिसमें हस्तांतरित विषय थे और जो अब विषयों का जो बंटवारा भी किया गया था, उसमें जो महत्वपूर्ण विषय थे जैसे वित्त था, भूमि था, न्याय था, पुलिस था, कानून व्यवस्था थी, समाचार पत्र था, या जो मुद्रण व्यवस्था थी, इसको तो आरक्षित विषयों में रखा गया था जो महत्वपूर्ण थे और प्रशासन के लिए अति आवश्यक थे। और जो कम महत्वपूर्ण विषय थे, ग्रामीण विकास हो गया, शिक्षा हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, सहकारी समितियां हो गया, सार्वजनिक निर्माण हो गया, ठीक है, या धार्मिक या अग्रहार दान संबंधित जो कम महत्वपूर्ण विषय थे, उन विषयों को हस्तांतरित विषयों की श्रेणी में रखा गया।
और इनका प्रशासन विधान परिषदों में जो चुने हुए जो मंत्री थे उन मंत्रियों के द्वारा किया जाने था, और मंत्री है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, और यदि विधान परिषद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता तो उनको अपने पद से है वो त्याग पत्र देना होता था। तो एक तरह से अगर हम द्वैध शासन की बात करें तो विषयों के बंटवारे में ही एक तरह का भेदभाव झलक रहा था कि जो कम महत्वपूर्ण विषय थे, जिनका कोई महत्व नहीं था, वो तो मंत्रियों को दे दिए, और जो अधिक महत्वपूर्ण जो विभाग थे, विषय थे, वो गवर्नर जनरल ने अपने पास यानी कि कार्यकारी पार्षदों के पास रखा, और ये जो पार्षद थे ये पार्षद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। अब गवर्नर की क्या भूमिका थी? गवर्नर जो प्रांत थे उन प्रांतों में जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषयों पर गवर्नर का पूर्ण नियंत्रण बना रहा। अब गवर्नर का आरक्षित विषयों पर तो नियंत्रण था ही था, उसके साथ साथ जो हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित विषयों पर भी गवर्नर का पूर्ण नियंत्रण था। यानी कि अगर हम विषयों की बात करें तो गवर्नर जनरल का आरक्षित और हस्तांतरित दोनों विषयों पर भी नियंत्रण बना रहा, और गवर्नर को वीटो का अधिकार था। जो अनुदान मांगे थी उन अनुदान मांगों पर कटौतियों का अधिकार था, अध्यादेश जारी करने का अधिकार था, अर्थात विधान परिषदों का अधिवेशन नहीं होता उस समय गवर्नर जनरल है वो आराम से अध्यादेश जारी कर देता था। और यदि वो प्रांतों में अगर कोई संवैधानिक संकट की स्थिति होती, संवैधानिक ढांचा अगर चरमरा जाता, तो क्या करता गवर्नर जनरल? आरक्षित विषयों के साथ साथ हस्तांतरित विषयों का भी अपने हाथ में ले सकता था। जैसे आज हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की स्थिति है, तो वो वैसी की वैसी स्थिति उस समय थी। यानी कि अगर गवर्नर जनरल को यह लग रहा है हस्तांतरित विषयों का शासन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है और एक तरह से संवैधानिक ढांचा चरमरा चुका है, तो वो आरक्षित विषयों के साथ साथ संपूर्ण हस्तांतरित विषयों को भी अपने हाथ में ले लेता था। तो एक तरह से एक ऐसा द्वैध शासन प्रणाली थी, उस द्वैध शासन प्रणाली के अपने आप में चलन में भी अपने आप में विरोधाभास था। फिर भी ये जो प्रांतीय द्वैध शासन की जो प्रणाली थी वो प्रणाली 1921 से लेकर 1937 तक चलती रही, जब तक प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना या प्रांतीय स्वशासन की स्थापना नहीं कर दी गई थी। अब इस एक्ट की, जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या प्रावधान यही था कि प्रांतों से उत्तरदायी शासन की शुरुआत हो रही थी। तो द्वैध शासन लाए, लेकिन गवर्नर के पास असीमित अधिकार थे। आरक्षित विषयों पर भी नियंत्रण था, हस्तांतरित विषयों पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण था। तो द्वैध शासन 1921 से 37 तक चला, लेकिन फिर भी उसमें कई प्रकार की जो अड़चने आई, बाधाएं आई थी। अब जैसे मैंने अभी बताया कि ये 1921 से 37 तक अपने अस्तित्व में रहा था भिन्न भिन्न प्रांतों में। कुछ जगह सफल हुआ, कुछ जगह असफल हुआ, कुछ जगह कई प्रकार की समस्याएं आई थी। अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी? कांग्रेस ने यह कहा कि 1919 का जो एक्ट है वो अपर्याप्त है, असंतोषजनक है और निराशाजनक है। उसमें जो स्थिति थी उसमें किसी प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया। तो कांग्रेस ने इसको असंतोषजनक और निराशाजनक कहा। और कांग्रेस पार्टी ने, हमने पढ़ा कि 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने विधान परिषदों के अंतर्गत चुनावों का बहिष्कार किया था कि हम अब, क्योंकि असहयोग आंदोलन की जो रणनीति थी उस रणनीति का एक भाग था बहिष्कार, कि हमें राष्ट्रीय अदालतों का, शिक्षण संस्थाओं का और इन विधान परिषदों का बहिष्कार करना है, सरकार के साथ हमें असहयोग करना है। लेकिन कांग्रेस की इस नीति का स्वराज्य जो दल था, स्वराज दल ने विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे और विधान परिषदों में जाकर जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को बाधित करेंगे और हमारी
इस योजना का लाभ जनता को एक तरह से राजनीतिक प्रशिक्षण और राजनीतिक चेतना के रूप में मिलेगा। तो स्वराज दल ने कांग्रेस की जो असहयोग आंदोलन को लेकर जो रणनीति थी, उस रणनीति का विरोध किया था। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे जो नेता वो स्वराज दल में शामिल थे। स्वराज दल के सदस्यों ने चुनाव में भाग भी लिया, एक दो प्रांतों में उन्होंने सरकार भी बनाई और जो विधान परिषदों की जो कार्रवाई थी, उस कार्रवाई को अंदर रहकर बाधित करने का भी काम किया था। तो जैसे अब हम उनकी भूमिका देखते हैं। कांग्रेस ने 1919 के एक्ट को अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक बताया था और कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के समय विधान परिषदों के चुनावों का बहिष्कार की जो नीति थी, उस नीति को भी वो स्वीकार किया था। स्वराज्य दल चाहता था कि हम विधान परिषदों में भाग लेंगे और कार्रवाई को बाधित करेंगे। तो 1923 में कांग्रेस स्वराज दल ने चुनाव में भाग लिया और परिषदों में रोड़े अटकाने और उनको अंदर से तोड़ने के उद्देश्य से 1923 के चुनाव में स्वराज दल को सभी परिषदों में बहुत से स्थान मिले। मैंने कहा ना, कई कुछ ऐसे प्रांत थे जहां पर इन्होंने सरकार की बनाई, उनको बहुमत भी मिला। मध्य प्रांत में बहुमत प्राप्त हुआ। बंगाल में स्वराज दल, जो स्वराज दल था, वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था। निलंबन। बंगाल में स्वराज दल के सदस्यों ने राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने और हस्तांतरित विषयों की सूची में विस्तार करने का प्रस्ताव रखा। स्वराज दल ने चुनाव जीतकर विधान परिषद में गए और उन्होंने मांग रखी कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में जितने भी जो राजनीतिक व्यक्ति थे उनको बंदी बनाया गया है, एक तो आप उनको मुक्त करो और दूसरा जो हस्तांतरित विषय है द्वैत शासन के संदर्भ में प्रांतों में जो विषय चुने हुए मंत्रियों के पास था, उनके पास विषय कम थे। तो स्वराज दल ने यह कहा कि आप उन विषयों को अभी हस्तांतरित विषय में उनकी संख्या को बढ़ाइए ताकि मंत्रियों को जनता की सेवा करने का मौका मिले। तो ये उनकी मांग थी, विधान परिषद में स्वराज दल की मांग थी। अब क्या हुआ कि द्वैत शासन स्थगित कर दिया गया क्योंकि विधान परिषदों में स्वराज दल ने उनको विधान परिषद को अंदर रोड़ा अटकाने की या व्यवधान डालने की जो नीति बनाई थी, तो फिर क्या हुआ, कुछ प्रांतों में द्वैत शासन को स्थगित किया गया और ये बंगाल में द्वैत शासन 1927 तक स्थगित रहा। मध्य प्रांत में 1924 से 26 तक इसको है वो निलंबित किया गया था। कारण क्या था, स्वराज दल की रोड़ा अटकाने की या अंदर से तोड़ने की नीति। तो एक समिति बैठी थी इस द्वैत शासन के चलन को लेकर, जिसका नाम था मुद्दीमेन समिति, और मुद्दीमेन समिति ने 1925 में ये रिपोर्ट दी थी कि द्वैत शासन को अधिक सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, उसको प्रभावी रूप से शासन के रूप में चलाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने दोष किसको दिया, उन्होंने ये दोष दिया कि स्वराज दल के जो सदस्य थे उन सदस्यों ने विधान परिषदों के अंतर्गत इसके चलन को, जो द्वैत शासन था उनके जो व्यवहार है उसके व्यवहार ने इसके चलन को असंभव बना दिया। तो इस समिति के भारतीय सदस्यों ने इसे रचना के दोषों के कारण अव्यवहार्य बताया था। हालांकि जो मुद्दीमेन समिति के जो भारतीय सदस्य थे वो ये कह रहे थे कि ये जो द्वैत शासन का जो ढांचा था वो अपने आप में विरोधाभासयुक्त था, इसकी रचना थी वो भी दोषपूर्ण थी। लेकिन दूसरे सदस्यों ने यह कहा था कि इसको हम चला सकते थे, लेकिन स्वराज दल की जो भूमिका थी वो भी नकारात्मक रही। कुछ सदस्यों ने यह कहा था कि इसमें रचना संबंधी दोष है, वो दोष भी शामिल थे। अब हमने पूरा द्वैत शासन देखा था, हालांकि अच्छा कदम था, प्रांतों की ओर उत्तरदायी शासन का एक कदम था, लेकिन यह असफल क्यों हुआ था, क्या कारण था? देखो कई कारण थे। पहला कारण तो यह था कि विषयों का जो बंटवारा था वो भी स्पष्ट नहीं था। सिंचाई आरक्षित विषय में था तो कृषि हस्तांतरित में था। अब हर काम के लिए वित्त की आवश्यकता थी, लेकिन वित्त है वो महत्वपूर्ण विषय होने के कारण आरक्षित विषयों की सूची में शामिल था। जो मंत्री थे उनका आपस में भी सहयोग नहीं था, उनमें दलीय एकजुटता नहीं थी। मंत्रियों के
बीच में आपस में अविश्वास था, मतभेद था, और भारतीय सिविल सेवा के जो सदस्य थे वो भी इन मंत्रियों को सहयोग नहीं करते थे, क्योंकि ये नए नए सदस्य थे, इनको विधान परिषदों की कार्रवाई का इतना ज्ञान नहीं था। तो वित्तीय संसाधन नहीं थे, विषयों का विभाजन नहीं था, प्रणाली की जटिलता थी, गवर्नर के पास असीमित अधिकार थे। तो ये जो सारे कारण थे, उस सारे कारणों से जो द्वैध शासन था, जो डायरकी थी प्रांतों में, वो एक तरह से असफल हो गई थी। तो क्या कारण थे? पहला, जैसे मैंने बताया था कि प्रणाली की जटिलता थी, एक भद्दा प्रयोग किया गया था, विषयों को बांट दिया गया था अलग अलग, जो जो बंटवारा था वो जटिल था, अस्पष्ट था, कोई तार्किक आधार नहीं था, समझौते का एक बंडल था। ठीक है, जो बांटा गया था वो एक समझौता था कि भाई हम आपको ऐसे विषय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी ये मंशा है कि हम उत्तरदायी शासन स्थापित करेंगे, किया नहीं था पूर्णतः, हम करेंगे इसलिए आपको ये विषय दे रहे हैं। विषयों के विभाजन में कोई तर्क नहीं था। जैसे मैंने कहा ना कि कृषि पर जो कृषि मंत्री थे उनका सिंचाई पर, भूमि पर कोई नियंत्रण नहीं था। उद्योग मंत्री का कारखानों पर नियंत्रण नहीं था, क्योंकि सारे विषय क्या थे? आरक्षित थे। तो जो महत्वपूर्ण विषय था वो तो उन्होंने आरक्षित लिस्ट में डाल दिया, रिजर्व लिस्ट में, और जो नहीं थे उनको हस्तांतरित विषयों की श्रेणी में डाल दिया था। आपसी अविश्वास था, कार्यकारी पार्षद और मंत्री एक दूसरों पर विश्वास नहीं करते थे। कार्यकारी पार्षदों के पास में आरक्षित विषय थे और वो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। मंत्रियों के पास हस्तांतरित विषय थे लेकिन वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था। वित्तीय संसाधनों का अभाव था, वित्त एक आरक्षित विषय था और वित्तीय संसाधनों पर गवर्नर का पूर्ण नियंत्रण था। तो कोई भी काम मंत्रियों के द्वारा हाथ में लिया जाता था लेकिन उनके पास में वित्तीय साधन नहीं थे। तो वित्त रूपी अगर साधन नहीं होगा तो किसी भी कार्य को कार्यान्वित करना है वो अत्यंत कठिन होता है। मंत्रियों को अपने हस्तांतरित विषयों के लिए आवश्यक धन नहीं मिलता था और उसमें भी 1930 की जो आर्थिक मंदी थी, उस आर्थिक मंदी ने स्थिति और खराब कर दी। अब उनके पास पैसा ही नहीं था, साधन ही नहीं थे, तो वो फिर जनता के कल्याण के लिए या जनता की सेवा के लिए कौन से कार्य कर सकते थे। भारतीय सिविल सेवा पर भी मंत्रियों का वो नियंत्रण नहीं था। मंत्री सिविल सेवा के अधिकारियों पर बहुत कम नियंत्रण रखते थे क्योंकि उनके पास में शक्तियां भी थी, वो असीमित मात्रा की थी और वे अपने सचिवों के अधीन काम करते थे। यानी कि उल्टा था, सचिव मंत्री के अधीन नहीं थे बल्कि मंत्री सचिव के अधीन थे। तो आप देखिए, एक ऐसा शासन था जिसमें अपने आप में ही विरोधाभास था, इसलिए ये लंबे समय तक इसका चलाना, इसको व्यवहार में प्रयोग करना अत्यंत कठिन था। संगठित दल प्रणाली की अनुपस्थिति थी, जितने भी सदस्य थे, मंत्री थे, उनमें आपस में दलीय एकता भी नहीं था और वो एक होकर काम नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आज हम जैसे देखते हैं हमारा जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे काम करता है, अर्थात कोई भी अगर निर्णय होता है तो उसमें संपूर्ण मंत्रिमंडल की सहमति होती है, लेकिन वहां पर ऐसी सहमति का अभाव था। और गवर्नर क्या करते थे? गवर्नर भिन्न भिन्न दलों से मंत्रियों को लेते थे। हर मंत्री अपनी अलग अलग दल की विचारधारा से बंधा हुआ था, जिसके अपने हित थे, जिसके अपने निर्णय थे। तो एक तरह से मंत्रियों में भी किसी प्रकार की एकता का भाव नहीं था। फिर गवर्नर का रवैया, गवर्नर मंत्रियों को केवल परामर्शदाता मानते थे। गवर्नर ये कहते थे कि इन मंत्रियों का कोई निर्णय नहीं है बल्कि इनकी तो राय है और हम परामर्श को गवर्नर स्वीकार करे या नहीं करे ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। और अक्सर मंत्री कोई काम लेके जाते, कोई सुझाव देते तो गवर्नर के द्वारा है वो उन सुझावों को अनदेखा कर दिया जाता था। तो एक तरह से ये सारी कमियां थी, इस एक्ट का दुर्बल पक्ष था, जिसके कारण द्वैध शासन है वो न तो ज्यादा सफल हुआ और न ज्यादा असफल हुआ। हालांकि हम ये कहेंगे कि उसमें असफलता ज्यादा थी। अब मूल्यांकन क्या करेंगे? मूल्यांकन अपन ये कहेंगे कि यह न तो सफल था न असफल था। बहुत से जो प्रांत थे उन प्रांतों में काम हुए, चाहे वो भूमि कर से संबंधित हो,
शिक्षा से संबंधित हो, स्थानीय स्वशासन से संबंधित हो, कुछ काम हुए, मंत्रियों को अनुभव मिला, उनको काम करने का प्रशिक्षण मिला, उनके उनके दिलो दिमाग में इस बात की अनुभूति हुई कि हम भी सरकार चला सकते हैं, और उन्होंने अब सरकार चलाने की जो अपनी जो योग्यता है उसका योग्यता का प्रदर्शन किया, और जगह जगह स्वराज दल के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उस नीति के तहत जनता को और उनको सभी को जो सदस्य थे तो एक तरह से उनको राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। और इस प्रशिक्षण का ये फायदा हुआ कि जनता में भी राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन तो नहीं था 1919 का जो ये एक्ट था, लेकिन इस एक्ट ने कुछ नहीं मिलने से तो था कि थोड़ा बहुत हमें मिला, कुछ भी नहीं मिलने से अच्छा है कि हमें कुछ मिल जाए, तो वो कुछ है वो इस एक्ट के माध्यम से हमें मिला था। तो अलग अलग दलों ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दी थी। तो कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि हमारी मांग स्वशासन की थी, लेकिन उसकी तुलना में द्वैध शासन बहुत कम था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसको असंतोषप्रद बताया, इसको निराशाजनक बताया था कि हमारी मांग तो स्वशासन की है और आपने हमारे हाथ में है वो द्वैध शासन रूपी जो प्रांतों में जो उत्तरदायी शासन है वो दे दिया था। अब वो उत्तरदायी कम था, लेकिन वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर के गवर्नर के प्रति उत्तरदायी अधिक था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, उन्होंने 1919 के जो सुधार थे उन्होंने कहा कि ये तो बिना सूरज का सवेरा है, और बिना हम देखते हैं कि बिना सूरज का सवेरा कैसा होगा, हम लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो सवेरा नहीं है जो सूर्य के उदय होने से होता है। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये जो अधिनियम है इसने जनता के लिए नवीन बंधन गढ़ दिए, यानी कि एक तरह से जनता के ऊपर बंदिशें ही लगाई गई है, जनता को बांध कर रखने का ही काम किया है, और वो भी कैसा काम, एक नए तरीके का, ताकि पता ही नहीं लगे कि आपको बांध दिया गया है। तो कांग्रेस ने इसको असंतोषजनक और निराशावादी बताया। बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा बताया, और सुभाष चंद्र बोस ने जनता के लिए ये कहा कि एक तरह से इस एक्ट के माध्यम से कुछ नवीन जो बंधन है वो गढ़ दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस एक्ट से भारतीय नेताओं को या भारत की जनता को अपनी निराशा ही हाथ लगी थी। अब पहले जैसे मैंने ये कहा था कि परिणाम क्या हुए थे, इसके परिणाम थे कि इस एक्ट में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का निर्माण हुआ था, जो 1926 में अपने कार्य प्रवृत्त हुआ था या अस्तित्व में आया था। और उस एक्ट के लिए मैंने पहले बताया था कि 1923 में एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था ली कमीशन, और ली कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के अनुसार उनको कार्य सौंपे गए थे। बजट का पृथक्करण किया गया कि केंद्र का बजट अलग था और राज्यों का बजट है वो अलग घोषित कर दिया था इस एक्ट के कारण। तो केंद्र के बजट केंद्रीय विधान जो मंडल थे वहां पर पेश किया जाने लगा, और प्रांतों का अपना जो बजट था वो प्रांतीय विधान मंडलों में पेश किया जाने लगा। और एक प्रावधान था इस एक्ट में ही कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद इस एक्ट का मूल्यांकन किया जाएगा, इसके प्रावधानों की लागू होने के बाद समीक्षा की जाएगी कि एक्ट में जो प्रावधान थे वो किस सीमा तक लागू हुए। तो 1930 में ऐसा आयोग गठित करने का प्रावधान था, लेकिन आयोग गठित नहीं हुआ। 1930 से पहले ही जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, अनुदारवादी जो दल था, उसने पहले ही एक आयोग की नियुक्ति कर दी थी जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी को डर था कि हो सकता है आगे लेबर पार्टी की सरकार आएगी और लेबर पार्टी इसकी समीक्षा करते हुए कि और ज्यादा अधिकार है वो भारतीयों को प्रदान नहीं कर दे। तो इसलिए इस एक्ट के ये परिणाम थे कि भारतीय उच्चायुक्त की लंदन में नियुक्ति की गई, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का निर्माण किया गया, बजट को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया, और एक सांविधिक आयोग की है वो
नियुक्ति की गई थी इसकी जांच के लिए, इसकी समीक्षा के लिए, इसके जो प्रावधान थे जो लागू किए गए थे। तो ये जो एक्ट था, ये एक्ट एक रणनीतिक रियायत थी जिसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था। राज्य परिषद और विधानसभा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। भारतीयों को अधिक अवसर मिला था। हालांकि द्वैत शासन प्रणाली अपनी अंतर्निहित जटिलता, विषयों के अतार्किक विभाजन, अविश्वास और गवर्नर जनरल की जो व्यापक शक्तियां थी उसके कारण विफल रहा था। वो हमने पहले पढ़ लिया है कि ये एक्ट किन किन कारणों से विफल रहा था। तो अंत में जो कांग्रेस पार्टी थी, उस कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि ये जो एक्ट है या जो ये सुधार किए गए हैं ये निराशाजनक है, असंतोषप्रद है, ये ब्रिटेन के देने योग्य नहीं है और भारत के लेने योग्य नहीं है। तो आज का जो हमारा ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने 1919 के एक्ट के बारे में क्या क्या प्रावधान थे, क्या कारण थे, इसकी द्वैत शासन को लेकर क्या व्यवस्था थी, द्वैत शासन क्यों असफल हुआ, अलग अलग दलों ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी और कुछ है जो सुधार है वो लागू किए गए थे, कौन कौन से सुधार थे उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। और अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।